गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 प्रागैतिहासिक युग, आखेटक एवं संग्राहक, प्री हिस्टोरिक एज, हंटर गैदर्स। प्रागैतिहासिक काल से अभिप्राय उस काल से है जिसमें मानव जीवन संबंधी कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। हमारे पास केवल पुरातात्विक प्रमाण ही मिलते हैं। इस काल की कुछ अंतिम अवधि को छोड़कर हम इसमें मुख्यतः आदिम मानव जीवन का ही अध्ययन करते हैं। आदिम मानव जीवन का मतलब आखेटक और संग्राहक जीवन का ही अध्ययन करते हैं, जो अत्यंत रोचक व ज्ञानवर्धक है। इससे हमें अपने प्राचीनतम पूर्वजों की जानकारी मिलती है। उन्होंने अपने जीवन के कठिन पड़ावों को कैसे पार किया, कैसे भोजन जुटाया था, कैसे प्रकृति और अन्य पशुओं से अपनी सुरक्षा की, और पर्यावरण एवं प्रकृति पर पूर्णतः आश्रित तत्कालीन मानव समाज की बनावट कैसी थी, उसके विचार व विश्वास कैसे थे। आदि मानव का जीवन प्रारंभ में तो लगभग पशुओं के ही समान था। अगर पशुओं से अलग करने वाला कोई भेद था तो ये था उसकी मस्तिष्क क्षमता और उसके उपकरण। वास्तव में पहला प्राणी मानव ऐसा था जो अपने प्रयोग हेतु उपकरणों का निर्माण स्वयं करता था। जब किसी प्राणी ने स्वयं किसी पत्थर के टुकड़े को तीखा करके किसी अन्य प्राणी पर अपनी रक्षा अथवा पेट की भूख को शांत करने के लिए फेंका होगा, वहीं से हमारी इस मानव जाति की गाथा शुरू होती है। मानव जाति की उत्पत्ति की धारणाएं, कई प्रकार की धारणाएं प्रचलित रही हैं। दार्शनिक ये मानते हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी के वयस्क जोड़े अवतरित हुए, उनसे आगे जीव जंतुओं सहित मानव जाति का प्रादुर्भाव हुआ, परंतु ऐसी मान्यताओं को विज्ञान ने अस्वीकार कर दिया। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यानी जातियों का उद्भव ने इन मान्यताओं को नकार दिया, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने समर्थन ही नहीं किया बल्कि उसे और अधिक प्रामाणिक बना दिया। आज सभी वैज्ञानिक मानव की उत्पत्ति दीर्घ जैविक विकास का परिणाम मानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी धरती की आयु लगभग 480 करोड़ साल है। इस पर पहले सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति 3 से 4 अरब वर्ष पहले हुई। ये जैविक विकास चलता रहा। पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तनों, जलवायु या बहुत से कारणों से समय के साथ साथ कितनी ही प्रजातियां लुप्त हो गई और कितनी ही नई प्रजातियों ने इस क्रम में जन्म लिया। इस विकास क्रम में 40 लाख वर्ष पूर्व 2 पांवों पर चलने वाला मानववत प्राणी अस्तित्व में आया। ऐसे मानव पूर्वजों के जीवाश्म अफ्रीका महाद्वीप में कई स्थानों पर मिलते हैं। जीवाश्म विज्ञानी मानते हैं कि इन पूर्वजों में मानव का सबसे नज़दीकी प्राणी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स प्रजाति से था। यह संभवतः पत्थर का टुकड़ा अपने हाथों से फेंक सकता था, लेकिन सोच समझकर औजारों का निर्माण नहीं कर सकता था। तो और ये वन मानुष इसे हम कह सकते हैं। और विकास की इस अगली कड़ी में, जिसमें वन मानुष ने सोच समझकर उपकरण बनाए और बस यही कदम उसे मानववत प्राणी से मानव बना देता है। 20 लाख वर्ष पहले ऐसे उपकरण भारत में मिले हैं और इसके बाद मनुष्य आखेटक था। और आखेटक और संग्राहक से हमारा अभिप्राय, आखेटक शिकारी को कहते हैं और संग्राहक इकट्ठा करने वाला, जिसमें मानव शिकार या वन्य पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को अपना जीवन यापन करता था। वह न तो खेती करना जानता था, न पशुपालन जानता था। मानव ने अपने अस्तित्व से लेकर के 99% से भी अधिक हिस्सा इसी अवस्था में बिताया है। उसके मुख्यतः औजार पत्थर के थे। वह दीर्घ अवधि तक इन औजारों को और अधिक कारगर बनाता रहा और पेड़ों से कंद मूल फल फूल तोड़ करके अपना जीवन यापन करता रहा। और इन्हीं औजारों से वो जंगली जानवरों को मारकर उन्हें चीर फाड़ कर खाता रहा। आज से 20 लाख वर्ष पूर्व जब भारत में आखेटक संग्राहक अवस्था में मानव था, तो मानव का बसेरा यहाँ बढ़ना शुरू हो गया।
तब तक जारी रहा जब तक मानव ने खेती और पशुपालन नहीं सीख सका। इस अवधि में 20 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व तक धरती की संरचना में कोई बुनियादी परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन जलवायु में उतार चढ़ाव आते रहे। विभिन्न जीवन के लिए बड़ी कठिनतम परिस्थितियां थी और मनुष्य ने अन्य जीव जंतुओं व वनस्पति के साथ स्वयं को निरंतर नए वातावरण के अनुरूप ढालते हुए एक दीर्घ जीवन यात्रा को तय किया। उसके बाद पुरातत्व पाषाण काल की विशेषताएं। पूरा पाषाण काल आखेटक संग्राहक अवस्था मानव जीवन में सबसे दीर्घ अवधि रही। इस युग में उसके धार्मिक विश्वासों के बारे में हम कम जानते हैं, उसके सामाजिक जीवन के बारे में कम जानते हैं। भारत में मानव और मानवत प्राणी के जीवाश्म भी नहीं मिलते, कहीं से भी कोई मानव कंकाल भी हमें नहीं मिला। तो भारत की पाषाण काल की थोड़ी सी धुंधली सी तस्वीर उभरी है उन्हीं पहाड़ी गुफाओं से भी जिनमें इस काल का मानव रहा करता था। और पत्थर के औजारों के आधार पर हम इस युग को 3 भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। तो इनकी विशेषताएं हैं। पूरा पाषाण काल की जो मुख्य विशेषताएं थी वो ये थी कि इसमें उसके पत्थर के औजार थे। इन औजारों से समय के अनुसार परिवर्तन होता रहा। पहले वो क्वार्टरजाइट नामक पत्थर के बाटिकासम थे, जो वो नदियों में गोल हुए पत्थर को कहते थे। बाद में उन्होंने अपने जो औजार बनाए वो पत्थर की सल्क उतार करके उसके औजार बनाता था, उन्हें चरपटे उतार देता था उनकी, और उन्हें औजार का रूप देता था। और बाद में वह सल्कों से और भी सुंदर व कारगर हथियार बनाने लगा। सल्कों से औजार बनाना उस समय की एक उन्नत टेक्नोलॉजी थी। पूरा पाषाण काल के औजार इस प्रकार थे। पूरा पाषाण काल में जो उसकी आरंभिक अवस्था थी, गंडासा, खंडक 2 दार वाला गंडासा, विदारणी, हाथ की कुल्हाड़ी आदि प्रमुख औजार थे। और लेकिन काम करने वाला सिरा कुल्हाड़ी की तरह चौड़ा नहीं था। वह इनका उपयोग शिकार करने के लिए या किसी चीज़ को काटने के लिए करता था। मध्य पूरा पाषाण काल था, उसमें इसमें खुरचनी, तक्षणी, वेदक होता बोर करने वाला इत्यादि औजार थे। ये सल्क उपकरण थे जो छेद करने, काटने, छीलने के काम आते थे। ये जानवरों की खाल उतारने के प्रयोग भी होते थे। तो इसके बाद उत्तर पाषाण काल, यह पाषाण काल से मध्य पाषाण काल से ठीक पहले का काल है। इसमें भारी जलवायु परिवर्तन हुए हैं और मानव ने स्वयं को परिवर्तनों के अनुरूप ढाल करके विकास को एक नई दिशा दी। इस चरण में कुछ औजार तो हड्डियों से बनाए जाने लगे और इनमें सुई और मछली पकड़ने के कांटे भी प्रमुख थे। और यह औजार जो थे वो छोटे छोटे औजार बनाने के लिए उपयोगी थे। इसके अलावा इस काल में मानव ने औजारों में तक्षणियाँ और खुरचनियों की संख्या में बढ़ोतरी की थी। इसके बाद भौगोलिक विस्तार मानव का आया। पूरा पाषाण काल के सबसे प्राचीन उपकरण पंजाब की सोन नदी की घाटी में जो रिवात घाटी थी, जो पाकिस्तान में है, वहाँ से मिले हैं। ये 20 लाख वर्ष पहले के हैं। ऐसे ही औजार हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों में मिले हैं, जो लगभग 3.5 लाख वर्ष पहले के औजार मिले हैं। भोपाल के पास भीमबेटका की चट्टानों में भी और राजस्थान के डिडवाना और में भी ये औजार मिले हैं। और भी कई जगह जैसे बुद्ध पुष्कर राजस्थान, बेलान घाटी इलाहाबाद से, जिसका नाम प्रयागराज अब पड़ चुका है, वहाँ से भी ये औजार मिले हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सिंधु व यमुना, गंगा यमुना के कछारी मैदानों को छोड़कर भारत के सभी क्षेत्रों में पूरा पाषाण काल के मानव के प्रमाण मिले हैं। अब इसमें तीसरा पॉइंट आया खानाबदोश लोग। पूरा पाषाण काल के लोग भोजन और पानी की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे। वो शुरू में खानाबदोश थे। बाद में प्राचीन युग में उसके जीवन का आधार शिकार करना था और किसी भी तरीके से भोजन एकत्रित करना था। निवास स्थान की बात आई तो पहले वो झोपड़ी बनाना नहीं जानता था। पूरी तरह से वो प्रकृति पर आश्रित था। वह नदी घाटियों में बड़े बड़े पेड़ों की पत्तों वाली घनी शाखाओं के बीच अपने लिए शरण ढूंढता था। सर्दी, गर्मी, वर्षा, धूप आदि व जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए वो पहाड़ों की गुफाओं व खरखंदों में आश्रय लेता था। वह उन्हीं रहनों पर पसंद करता था जहाँ उसके भोजन और पानी की आवश्यकता पूरी होती हो।
ऐसे औजार, ऐसे उनके मानव के उपकरण दक्कन की नदी घाटियों, गुफाओं तथा उत्तर भारत की पहाड़ियों की तराइयों में भी मिले हैं। और वास्तव में इस इलाके में जलवायु मनुष्य के अनुकूल थी। पीने के लिए पानी था, वनस्पति और शिकार के लिए जीव जंतुओं बहुल्य मात्रा में थे। इसके बाद मानव का भोजन। भोजन के बारे में, उसकी खान पान की आदतों के बारे में पूर्ण रूप से तो पता लगाना मुश्किल है, लेकिन विद्वान ये मानते हैं कि मानव कभी प्रकृति का एक कमज़ोर प्राणी था। वह फल फूल, विभिन्न प्रकार के पौधों के बीज व अन्य पशुओं द्वारा मारे गए जानवरों का मांस खाने वाला रहा हो। बाद में उसने अपने उपकरण बनाए और वो अब स्वयं वो शिकारी और खाद्य संग्राहक बन गया था, क्योंकि बस्तियों में मिलने वाले जानवरों की हड्डियों से पता चलता है कि अब वो शिकारी और संग्रह करता था। धीरे धीरे उसने वो आग का प्रयोग भी करना सीख गए थे, और आग से वो केवल सर्दी से बचाव ही नहीं करते थे, वो जानवरों से भी रक्षा करते थे। उसका पहनावे की बात करें तो वो पहले नंगा रहता था। समय बीतने के साथ उसकी प्रवृत्ति में बदलाव आया, लेकिन ये नहीं कि बदलाव कब और क्यों आया, लेकिन शायद हो सकता है उसने सर्दी व धूप से बचने के लिए प्रारंभिक वस्त्र धारण किए हों, लेकिन इसके भी कोई प्रमाण नहीं मिलते। शायद वह पशुओं की खालों और पेड़ पत्तों के छाल से, वृक्षों की पेड़ पत्ते व छाल से अपना शायद शरीर को ढकने लगा था। सामाजिक जीवन की बातें करें तो वह परिस्थितियों में अगले जीवित रहना तो संभव ही नहीं था। लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे, और यही समूह जीवन ही सामाजिक संगठन का पहला रूप था जो लंबे समय तक चलता रहा। वह भोजन जुटाने के लिए समूह अथवा झुंड में रहना उसके लिए अनिवार्य था। पशुओं से अपनी रक्षा करना भी उसकी, झुंड में रहना उसकी मजबूरी थी। वो एक झुंड में कुछ पुरुष व स्त्रियां और बच्चे होते थे, जिनमें प्रेम, वात्सल्य और ममता का मानवीय भाव तो था, परंतु पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, ये सामाजिक संबंध नहीं थे। धार्मिक विश्वासों की बारे में हम दीर्घकाल में मानव चेतना के विकास के फलस्वरूप ही विश्वासों व अंधविश्वासों की शुरुआत हुई। अब बात अटपटी लगती है, क्योंकि आज चेतना के विकास था वैज्ञानिक सोच से अंधविश्वासों का आधार टूटा है, लेकिन उस युग के मानव में सोचने विचारने की बढ़ रही क्षमता के कारण ही ऐसे विश्वास बने थे। उल्लेखनीय कि विश्वास था अंधविश्वास पशु जगत में देखने को नहीं मिलते। जब मानव ने अपने साथी के मरने पर यह सोचा कि इसे क्या हो गया, जब यह उठेगा तो इसे खाना कहाँ से मिलेगा, तभी उसके विश्वासों ने जन्म लिया होगा। ठीक ठाक रूप में मानव के विश्वास क्या थे, ये संभव नहीं है। कई जगह जैसे मध्य प्रदेश के बागोर में अनगढ़े पत्थरों का बना हुआ एक छोटा सा टीला मिला है, जिसके बीच में रंगों से रंगा हुआ एक लोह में बलुआ पत्थर रखा मिला था। विद्वानों के अनुसार यह उन लोगों के संभवतः किसी देवता के सांकेतिक प्रतिनिधित्व करता होगा। कला की बात करें तो पूरा पाषाण काल के अंतिम दौर में पहुंचते पहुंचते शिकारी और भोजन संग्रह करने वाला मानव अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन भी करने लगा था। उसने पहाड़ों की गुफाओं की दीवारों पर कुछ चित्र बनाए। हजारों हजार सालों से वह जिनमें रहा था। तो मध्य पाषाण काल की चरम की मुख्य विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करें तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य आखेटक संग्राहक का ही था। अभी भी वह मानव उत्पादक नहीं बना था, लेकिन उसमें शिकारी जीवन में एक अंतर दिखाई दिया। पहले वह बड़े बड़े पशुओं का अधिक शिकार करता था, वहीं इस युग में छोटे जानवरों का शिकार भी करने लगा था। अब वह अकेला मानव भी छोटे जानवरों को मार सकता था। उसके औजार सूक्ष्म थे, हल्के औजार थे और कारगर थे। कालक्रम की बात करें तो इस संस्कृति का काल पहले 8000 से 4000 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन अब विद्वान मानते हैं कि श्रीलंका में फाइयान गुफा में 34,000 वर्ष पूर्व के प्रमाण मिले हैं। नर्मदा घाटी में भी इसके प्रमाण 8000 साल पहले मिले हैं। उपकरण निर्माण की विधि थी, उनके उपकरण सूक्ष्म विधि के थे। 1 से 8 सेंटीमीटर तक के उनके औजार थे, त्रिभुजाकार ब्लेड थे। इसके बाद प्रक्षेपास्त्र तकनीक है, यानी फेंकने वाली तकनीक जिसे हम कहते हैं, यह एक मौलिक परिवर्तन था और उसके लिए क्रांतिकारी खोज थी। इसके तकनीक से वह धनुष बाण का विकास हुआ, जो ईसा की 15वीं-16वीं शताब्दी तक मानव का प्रमुख अस्त्र रहा। इसके बाद मुख्य उपकरण आए। छोटे छोटे पाषाण ब्लेड हैं, ये पहले के ब्लेडों से अधिक पहने और कारगर थे, जिन्हें चीज़ों को काटने में उपयोग करते थे।
अब उसके बाद इनमें कुछ ऐसे औजार भी मिले जिनका उपयोग हड्डी अथवा लकड़ी का हत्था लगा करके किया जाता था। भारत में मध्य पाषाणकालीन संस्कृति एवं भौगोलिक विस्तार के बारे में अध्ययन करें तो हम विस्तृत विवरण देना तो संभव नहीं है। कुछ विशेष महत्वपूर्ण स्थान निम्नलिखित हैं। महाराष्ट्र में पाटन नामक स्थान से 24,000 वर्ष पहले के सूक्ष्म पाषाण मिले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और प्रतापगढ़ क्षेत्र में सराय नाहरराय, महादहा तथा चौपानी मांडो इस संस्कृति के प्रमुख स्थल थे। मध्य प्रदेश में बहुत से पहाड़ी शैलाश्रय मिले हैं। गुजरात में ताप्ती साबरमती नदी से छोटी छोटी नदियों की घाटियों में अखज, बलसाण व लांगनाज इत्यादि स्थान पर ये औजार मिले हैं। पश्चिम बंगाल के वीरबानपुर से भी सूक्ष्म पाषाण मिले हैं। और भी कई जगह पर मिले हैं। निवास स्थान इनका मानव अभी भी शिकारी संग्रह करता ही था, परंतु मुख्यतः खेती हर जीवन के साथ इनकी शुरुआत हो गई थी। अभी तो मानव पहले की तरह मुख्य खाना बदोश ही था। शिकार की तरह तलाश में वो भोजन और पानी की तलाश में घूमता रहता था। पहले की तरह वह पहाड़ों की चट्टानों में बने शैलाश्रों और नदी घाटियों में रहता था, परंतु अंतिम चरण में मानव के द्वारा आवासीय झोपड़ों के प्रमाण भी मिलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, प्रतापगढ़ क्षेत्र में सराय नाहरराय और महादहा में ऐसे स्थल मिले हैं जहाँ रहने के फर्श पर कुछ गड्ढे मिले हैं। शायद उसके द्वारा बनाए गए ये पहले निवास स्थान हो, स्थायी निवास स्थान हो। इसके बाद भोजन। मनुष्य के इस युग में शाकाहारी भोजन में कंदमूल, फूल पत्ते, जंगली पौधे के बीज, शहद इत्यादि चीज़ें शामिल थी, जिनमें स्थानों पर पशुपालन आरंभ हो चुका था। अब वो दूध भी भोजन का अंग बन चुका था। इसके अतिरिक्त वह कुबड़ा बैल, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, सूअर, गेंडा, हाथी, मछली, कछुआ, कई तरह के पक्षियों का मांस वो खाता था। कई जगह से पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, बुनी हुई पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। अब वो मांस को भून कर भी खाने लगा था। सिलबट्टे का प्रयोग भी अब वो करने लगा था, जिस पर वो बीजों को कूट कर या पीस कर भोजन के रूप में प्रयोग करता था। अब चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी प्रमाण मिला है। पहनावा। उसने कपड़ा बनाना नहीं सीखा था। शायद वह पहले की तरह जानवरों की खालों से अपने तन को ढकता था। कुछ आभूषण भी मिले हैं। शायद ये औरतें नहीं बल्कि पुरुष पहनते थे। पशुपालन के कोई शुरू में आरंभ में प्रमाण नहीं मिलते। मध्य पाषाण काल में ऐसा लगता कि अंशतः पशुपालन शुरू हो चुका था। कृषि के साथ एक मुख्य व्यवसाय बनता है और यहाँ विभिन्न हड्डियों से विभिन्न 14 पशु जातियों का पता चलता है, जिनमें विद्वानों के अनुसार आदि पशु जातियाँ पालतू बना ली गई थी। कुत्ता, कुबड़ा बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर इत्यादि के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद सामाजिक संगठन का अध्ययन करें तो सामाजिक जीवन में कौन से परिवर्तन हुए इसके ठोस प्रमाण तो नहीं हैं, लेकिन दीवारों पर बनी रेखा चित्रकारी और जीवन के कुछ पहलुओं की झलक दिखाती है। जैसे उदाहरण के लिए चित्रकारी जिसमें 3-4 लोग एक जानवर को मार रहे हैं। छोटे समुदायों का एहसास होता है और इसमें यौन संबंधों, बच्चों के जन्म, पालन पोषण तथा शव दफनाने संबंधी अनुष्ठानों की एक झलक भी मिलती है, जिससे आभास होता है कि इन लोगों में सामाजिक संगठन सुदृढ़ हो गया था। मनुष्य की आयु के बारे में बात करें तो इसमें 19 से 28 वर्ष उनकी उम्र बताई गई है। पुरुष की लंबाई 180 सेंटीमीटर था, औरत की 170 सेंटीमीटर के आसपास उनकी लंबाई रही होगी। धार्मिक विश्वासों के बारे में ठोस प्रमाण मिलते हैं। उस युग में मानव के कंकालों से हमें मिलते हैं कि लोगों के शव विधिपूर्वक दफनाए जाते थे। कब्र में आभूषण, जानवरों की हड्डियाँ, कुछ पाषाण उपकरण रखे जाते थे। युद्ध प्रवृत्ति के बारे में भी इनके लड़ने के प्रमाण मिलते हैं। सराय नाहरराय से कंकाल मिला है, जिसकी पसली में एक बाण का अग्रभाग फंसा हुआ है, जो कि पत्थर का बना हुआ था। शायद इसकी चकमक की नोक से मृत्यु हुई होगी। चट्टानी चित्रकारी का भी जीवन मिला है और कई हजारों वर्षों तक मनुष्य चित्रकारी करता रहा। गुफाओं की दीवारों पर वो चित्रकारी करता था। अब इसके बाद भीमबेटका के इन आश्रयों से, शैल आश्रयों से भी अनेक प्रकार की प्रागैतिहासिक चित्रकारी मिली है, जिनमें आखेट, नृत्य और युद्ध की गतिविधियाँ अभिव्यक्त की गई हैं। शिकारी संग्राहक संस्कृति को समझने के लिए चित्रकारी प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है। इन चित्रकारी से पता चलता है कि शिकार के लिए इस काल का मानव धनुष बाण का प्रयोग करता था। एक औरत लकड़ी का गट्ठा उठाए हुए है। चित्र यथार्थ और स्वाभाविक लगता है।
और शिकारी जीवन से संबंधित कई गतिविधियों को दिखाया गया है। एक औरत के पीछे एक जंगली सूअर पड़ा हुआ है और वह उससे आगे भाग रही है, जबकि किसी एक बड़े पशु पर बाणों से हमला किया गया है और दो आकृतियां शिकार के लिए जाती हुई दिखाई दे गई हैं जो धनुष बाण उठाए हुए हैं। तो संभवतः इस काल में चित्रकारी ने काफ़ी तरक्की कर ली थी। तो ये था पाषाण काल का जीवन, प्रागैतिहासिक युग में मानव का आखेटक और संग्राहक का जीवन। अगली वीडियो में अगला लेसन लेकर के फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।